आज हम लोग का इशू ऑफ शेयर कितना है? डे 2। ठीक है ना? आज हम लोग का पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग डायरेक्टली सम से स्टार्ट करेंगे। और जो एग्जाम में आपका सम्स आता है वो प्रोराटा का सम्स आता है। सुनिए, आपके एग्जाम में जो सम्स आता है ना, कौन सा सम्स आता है? प्रोराटा का सम्स आता है। अब प्रोराटा में जो सम्स आता है वो बेसिकली आता है कि मान लो 5 लोगों ने पैसा नहीं दिया, इस टाइप का सम्स आता है कि कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, कंपनी उसका शेयर फॉरफॉर्चर कर दी और उसमें से री इशू कर दी। ठीक है। और कुछ बोलता है कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। ऐसे करके सम्स आता है प्रोराटा का। ठीक है। इशू ऑफ शेयर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब फॉर फीचर आप करते हो ना, तो उस वक्त सबसे बड़ा इशू क्या होता है? कितना पैसा फॉर फीचर में गया, कितना पैसा कैपिटल में गया, कितना पैसा कॉल्स इन अरियर में गया और कितना पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में गया। क्योंकि जो सम्स आता है ज्यादातर केस में सिक्योरिटी प्रीमियम वहां पे रहता ही है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट अमाउंट होते हैं जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती करता है। कितना अमाउंट गया शेयर कैपिटल में, कितना अमाउंट गया शेयर फॉरफीचर में, कितना अमाउंट गया कॉल्स इन अरियर में और कितना अमाउंट गया सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है ना? जब फॉरफिटेड शेयर री इशू होता है तो उस वक्त भी प्रॉब्लम आता है। और आफ्टर री इशू के बाद कुछ पैसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा वो प्रॉब्लम। यही 3 प्रॉब्लम आता है। यही 3 बेसिक प्रॉब्लम है फॉर इशू ऑफ शेयर में। और इस चैप्टर में ना जनरल इंटरेस्ट से, जनरल इंट्री जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट इसका वर्किंग नोट है। जितना इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है और उतना इंपॉर्टेंट क्या है इसका वर्किंग नोट। क्योंकि विदाउट वर्किंग नोट आप ये सम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब प्रोराटा का सम्स आ जाएगा तो अप्लाइड वर्सेस अलॉटेड का रेशियो निकालोगे। अप्लाइड वर्सेस अलॉटेड का रेशियो निकालोगे, उसके हिसाब से फिर सम्स का कैलकुलेशन होगा। ठीक है। तो मेरे को ना सिर्फ 10 से 15 मिनट दो, मैं एक बार पूरा रिवाइज कराता हूँ। क्योंकि रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो एक बार मेरे को पहले रिवाइज कराना दो। देखो, इशू ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, जस्ट मैं ऐसे ओरली एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, वो अपग्रेड करना चाहती है, मान लो किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहती है। तो अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे तो ऑब्वियसली आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। तो मान लो एक कंपनी है, उसको कैपिटल का रिक्वायरमेंट है मान लो 10 लाख रुपया। कितना रिक्वायरमेंट है? 10 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है। अब ये कंपनी 10 लाख रुपया कहाँ से लाएगी? या तो इसके पास ऑप्शन है बैंक से लोन ले। अगर वो बैंक से लोन लेता है तो उसको हर महीने इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो डिवेंचर इशू करता तब भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कंपनी ने सबसे बेस्ट तरीका निकाला, ये 10 लाख रुपया हम लोन ना लेकर के इस 10 लाख रुपए का इशू ऑफ शेयर कर देते, मतलब शेयर इशू कर देते। तो कंपनी ने बोला ठीक है, कोई भी इंसान अगर 100 रुपया देगा तो मेरे कंपनी का क्या बन जाएगा? मेंबर। तो 10 लाख को अगर आप 100 से डिवाइड करते कितना होता है? 10,000। कितना होता है? 10,000। तो कंपनी बोल रही है कि भाई मैं 10,000 शेयर इशू कर रहा हूँ एट द रेट ऑफ 100 ईच। 10,000 शेयर इशू कर रहा हूँ एट द रेट ऑफ 100 ईच। कोई भी पर्सन 100 रुपया देगा तो मेरी कंपनी का क्या बन जाए? ठीक है। तो कंपनी क्या बोलती, कोई भी पर्सन अगर 100 रुपया देगा तो मेरी कंपनी का क्या बन जाएगा? मेंबर। तो कंपनी एक शेयर का वैल्यू कितना रखा है? 100 रुपया। इसको अपने क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। तो कंपनी को कितने पैसे का रिक्वायरमेंट था? 10 लाख रुपया। तो जितने पैसे का रिक्वायरमेंट होता है इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। क्या बोलते हैं? इशूड, मतलब कंपनी इतने रुपए का कैपिटल इशू कर रही है। ठीक है। अगर कैपिटल को डिवाइड कर दोगे फेस वैल्यू से, निकल जाएगा नंबर ऑफ शेयर। क्या निकल गया? नंबर ऑफ शेयर। ठीक है ना? अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि कंपनी इशू कैसे करती है? देखो ध्यान से, कंपनी नॉर्मली मर्चेंट बैंक को हायर करती है और मर्चेंट बैंक को बोलती है कि जब आप कोई भी शेयर इशू करते हो तो सेबी का कानून फॉलो करना पड़ता है प्लस कंपनी लॉ फॉलो करना। दो मेजर कानून है इंडिया में कंपनी के लिए। इशू इशू ऑफ शेयर कौन करता है? नॉर्मली पब्लिक कंपनी करती है। और एक पब्लिक कंपनी को कंपनी लॉ तो फॉलो करना पड़ेगा, साथ ही साथ आप पब्लिक से पैसा उठा रहे हो तो आपको सेबी का लॉ भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो कंपनी बोलती है यार इतना भयंकर कानून हमसे नहीं होगा, उन्होंने हायर कर लिया मर्चेंट बैंक को। मर्चेंट बैंक क्या करता है? नॉर्मली कमीशन चार्ज करता है। उस कमीशन के बदले वो क्या करेगा? आरओसी, कंपनी लॉ, सेबी जितने भी कानून है सब फॉलो करेगा। साथ ही साथ वो था ढिंडोरा पिटना, मतलब एडवर्टीजमेंट करेगा कि भाई इस डेट को ये कंपनी शेयर इशू करने वाली है। साथ ही साथ मर्चेंट बैंक का अंडर राइटर को भी हायर करता है। अंडर राइटर कौन होता है? जो आपके पब्लिक इशू को सक्सेसफुल बनाता है।
क्योंकि अगर आपने 10,000 शेयर इशू किया है तो 10,000 का 90% बिक जाना चाहिए। अगर आपने 10,000 शेयर इशू किया है तो इसका 90% कितना होता है? 9,000। तो 9,000 शेयर पब्लिक ले लेगी। 9,000 शेयर अगर पब्लिक सब्सक्राइब करती है, पब्लिक परचेज करती है, तब माना जाएगा आपका आईपीओ। फर्स्ट टाइम लाओगे तो आईपीओ बोलेंगे, पहले भी ला चुके थे दोबारा लेकर आ रहे हो तो एफपीओ बोलेंगे। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब आप फर्स्ट टाइम करते हो। और एफपीओ का मतलब होता है फर्दर पब्लिक ऑफर। तो आपका आईपीओ हो या एफपीओ हो, वो सक्सेसफुल तब माना जाएगा जब आपने जितना शेयर इशू किया उसका 90%, अच्छा ये मिनिमम क्राइटेरिया है, एटलीस्ट 90% पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब होना ही चाहिए, पब्लिक के द्वारा परचेज होना ही चाहिए। अब सपोज 80% पब्लिक ने परचेज कर लिया, स्टिल आईपीओ या एफपीओ को सक्सेसफुल बनाने के लिए 10% तो बाकी है। अब ये 10% कौन परचेज करेगा? अंडर राइटर परचेज करेगा। जैसे ही अंडर राइटर परचेज कर लेगा तो आपका आईपीओ 90% हो गया सब्सक्राइब, तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। अब सेबी बोलेगा इसको लिस्ट कर दो, क्योंकि जब तक 90% परचेज नहीं होगा तब तक आपका शेयर शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होगा। तो मर्चेंट बैंक सारा काम करता है, कानून भी फॉलो करेगा, आईपीओ को सक्सेसफुल बनाएगा, अंडर राइटर को कमीशन भी पे करेगा, आपका शेयर को शेयर मार्केट में लिस्ट भी करवा देगा। आफ्टर लिस्टिंग शेयर तुरंत गिरता है तो उसको स्टेबल भी कर देगा। सारा काम कौन करता है? मर्चेंट बैंक करता है। और मर्चेंट बैंक इसके पहले क्या लेगा? छोटा सा कमीशन, कंपनी के लिए छोटा सा कमीशन। क्योंकि बता रहा हूँ ये सब परसेंटेज बेसिस होता है कि आप 10 लाख रुपया ले रहे हो तो आईपीओ मर्चेंट बैंक बोलता है 10 लाख का 10% हमको दे देना, 90% आप रख लेना। ये सब परसेंटेज बेसिस होता है। तो कंपनी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है कि कंपनी रिलैक्स्ड बैठी है और उसका पूरा का पूरा काम कौन कर रहा है? कोई थर्ड पार्टी कर रहा है, और वो थर्ड पार्टी पैसा उठा के कंपनी के अकाउंट में डाल दे रहा है अपना कमीशन कट करके। तो कंपनी के लिए भी क्या होता है? सक्सेसफुल होता है। ठीक है, अब एंट्री शुरू। इसका एंट्री एक्चुअल में लोग डायरेक्टली लोग एंट्री रटवा रहे हैं, रटवाना नहीं है, आप इसको समझिए। आपको प्रोस्पेक्टस मिलता है। अब प्रोस्पेक्टस का लास्ट पेज में एक फॉर्म होता है जिसको अपने बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन फॉर्म। तो कंपनी क्या करती है? अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है और प्रोस्पेक्टस में भर भर के अपना तारीफ करेगी। ठीक है, कंपनी भर भर के अपना तारीफ करती है कि मेरे डायरेक्टर ये है, एनुअल रिटर्न ये है, हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, हम सीएसआर करते हैं, हम जो पैसा उठा रहे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पैसा उठा रहे। मतलब प्रोस्पेक्टस में समरी फॉर्म में सब कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ रहता है प्रोस्पेक्टस में। अब लेट से आप पब्लिक है, आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा, आपको समझ में आया कि भाई हाँ ठीक है ये कंपनी अच्छी है, तो आपको इंटरेस्ट तो आएगा प्रोस्पेक्टस पढ़ करके। तो आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा और लास्ट में एक फॉर्म होता है, वहां पे लिखा रहता है कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है वो फॉर्म को भरे और कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या करे? सबमिट कर दे। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या करते हैं? सबमिट करते। तो अब जैसे ही जो लोग इंटरेस्टेड है वो क्या करेंगे? फॉर्म को भरेंगे और कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट करने जाओगे तो आपको पहला इंस्टॉलमेंट चार्ज किया जाएगा, क्योंकि कंपनी बोलती है ये 100 रुपया हम एक बार में नहीं लेंगे। कंपनी बोलती है 20 रुपया पहली एक बार में दे देना, फिर उसके बाद फिर 20 रुपया दे देना, फिर उसके बाद 20 रुपया दे देना। ऐसे करके कंपनी बोलती है 100 रुपये को 4 इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट में दे देना। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट क्लास में सब मैंने समझा दिया था। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है? अलॉटमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट नाम क्या होता है? फर्स्ट कॉल। फोर्थ इंस्टॉलमेंट सेकंड कॉल। और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं 5 रुपया, मान लेते हैं ये 5 इंस्टॉलमेंट आया, ये 100 रुपया कितने इंस्टॉलमेंट आया? 5 इंस्टॉलमेंट में। तो हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना हो गया? 20 रुपया। तो पहला इंस्टॉलमेंट शेयर, दूसरा इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल, चौथा सेकंड कॉल और पांचवा फाइनल कॉल। 5 इंस्टॉलमेंट पैसा आ गया। पहला इंस्टॉलमेंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब सबमिट करने जाओगे तभी देना पड़ेगा। तो कंपनी को पैसा पहले मिल गया। जब कंपनी को पैसा पहले मिल गया तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ा, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। और ये पैसा किसके नाम पे आया था? पहला इंस्टॉलमेंट के नाम पे आया था। तो उसका नाम क्या रहेगा पहला इंस्टॉलमेंट का? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब जैसे ही पैसा अकाउंट में ढुका इस इंस्टॉलमेंट के नाम पे, तो कंपनी के लिए क्या हो गया? लायबिलिटी, क्योंकि आपने इस इंस्टॉलमेंट नाम पे पैसा उठाया है तो अब आपको शेयर इशू करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही आप शेयर इशू करोगे तो आपकी लायबिलिटी खत्म,
क्योंकि आपने इसके नाम पे पैसा उठाया था कि आप अगर ये इंस्टॉलमेंट दे दोगे तो मैं आपको क्या दे दूंगा, शेयर दे दूंगा। कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने बोला कि पहला इंस्टॉलमेंट जमा करो, आपको क्या मिलेगा, शेयर्स। तो जैसे ही इंस्टॉलमेंट आपने रिसीव किया तो ये इंस्टॉलमेंट ने क्या क्रिएट कर दिया, लायबिलिटी। तो अब आपको शेयर देना पड़ेगा। जब आप शेयर दोगे तो कंपनी का लायबिलिटी क्या होगा, खत्म। कौन सा लायबिलिटी, ये वाला लायबिलिटी। तो जब लायबिलिटी क्रिएट हुआ था तब तो क्रेडिट साइड में था, अब खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और सुनो, जिसको जिसको शेयर मिला वो कंपनी के क्या बन गए, नए नए मेंबर। और जब आप नए नए मेंबर बनाओगे तो कैपिटल तो बढ़ेगा, और कैपिटल ऑलवेज बढ़ता क्रेडिट साइड में। और अगर किसी को समझ में नहीं आता तो वो एक ही बात याद रखेगा, जब भी किसी कंपनी का कैपिटल बढ़ेगा तो वो क्रेडिट साइड से ही बढ़ेगा। कहाँ से बढ़ेगा, क्रेडिट साइड से। तो एंट्री क्या होगा, इसको खत्म करने के लिए करेंगे डेबिट, और कैपिटल इशू करने से क्या हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है। तो जब भी कैपिटल बढ़ेगा तो एंट्री क्या होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ। मान लेते हैं अब ये हुए 1 मंथ हो गया। आफ्टर 1 मंथ कंपनी अब किसका डिमांड करेगी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। कौन सा डिमांड, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो भाई सुनो, कोई भी इंस्टॉलमेंट हो, चाहे वो सेकंड इंस्टॉलमेंट हो, चाहे वो थर्ड इंस्टॉलमेंट हो, चाहे वो फोर्थ हो, चाहे वो फाइनल इंस्टॉलमेंट हो, कोई भी इंस्टॉलमेंट हो, कंपनी सबसे पहले ड्यू का एंट्री पास करेगी, बाद में रिसीव की एंट्री पास करेगी। सर ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू का मतलब क्या होगा, अगर आपके पापा या आप फ्यूचर में कभी लोन लेंगे, देखिए आपको अगर इंटरेस्ट पे करना है, मान लो आपका ईएमआई 5 तारीख को कटता है, तो बैंक वाला आपको 5 तारीख को इन्फॉर्म करता है या उसके 10 दिन 15 दिन पहले इन्फॉर्म कर देगा, पहले इन्फॉर्म कर देता है। ऐसी ही कंपनी है, कंपनी को अगर इंस्टॉलमेंट चाहिए तो कंपनी पहले अपने मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देती है, डिमांड करती है। तो वो कंपनी बोल रही है कि आप सेकंड इंस्टॉलमेंट दो, या थर्ड इंस्टॉलमेंट दो, या फोर्थ दो, या फाइनल दो। इसके पीछे लॉजिक क्या है, कंपनी बोलती है आप इंस्टॉलमेंट पे करो और आपका कैपिटल बढ़ेगा, इंस्टॉलमेंट पे करो और कैपिटल बढ़ेगा। इसका एंट्री क्या पास होगा, जब भी कंपनी इंस्टॉलमेंट का डिमांड करेगी तो कंपनी के लिए इंस्टॉलमेंट क्या है, एसेट। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एसेट, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इंस्टॉलमेंट, मान लो ये इंस्टॉलमेंट है, तो कंपनी बोलती है ये इंस्टॉलमेंट पे करो, आपका कैपिटल बढ़ गया। तो कंपनी इस इंस्टॉलमेंट नाम पे पैसा मांग रही है, तो आप जिसके नाम पे पैसा मांगते हो वो आपके लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो एसेट का नेचर क्या है, डेबिट। तो एंट्री क्या हो रहा है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लैंग्वेज क्या है, इंस्टॉलमेंट पे करो कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट से, और इंस्टॉलमेंट के नाम पे पैसा मांग रहे हो तो इंस्टॉलमेंट क्या है, एसेट। इंस्टॉलमेंट क्या है, एसेट। तो एंट्री क्या हो गया, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री हो रहा है। अब इंस्टॉलमेंट कुछ भी हो सकता है, अलॉटमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, एप्लीकेशन तो पहला था, अलॉटमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकंड कॉल भी हो सकता है, फाइनल कॉल भी होता है। तो ड्यू का जो एंट्री होता है, जो डिमांड का एंट्री होता है, वो होता है, अगर मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो सेकंड इंस्टॉलमेंट नाम क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अब अगर आपने डिमांड किया है तो पैसा तो आपको मिलेगा ही। क्या सारे लोग पैसा देंगे, कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो पैसा देंगे ही नहीं। तो आपने मांगा था अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट क्या था आपका, सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो ड्यू का एंट्री क्या था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पे करिए, कैपिटल बढ़ेगा। अब कुछ लोगों ने पे किया, पे करने से कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो कंपनी बोल रही चलो ठीक है, आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट में नहीं दिया तो कब दे दोगे, थर्ड में दे दोगे। तो कंपनी के लिए जो पैसा नहीं आया वो कंपनी के लिए है रिसीवेबल। जो पैसा कंपनी के पास में रिसीव नहीं हुआ वो कंपनी के लिए क्या है, रिसीवेबल, एसेट है। ये कंपनी को लग रहा है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट में पे नहीं किया तो थर्ड में पे कर देगा। तो कंपनी अभी कॉल्स इन अरियर को क्या मान के चल रही है, एसेट। तो जो पैसा आया उससे बैंक बैलेंस बढ़ा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, मतलब ये पैसा नहीं आया है बट फ्यूचर में आएगा। टू टू आपने किसके नाम पे पैसा मांगा था, इंस्टॉलमेंट के नाम पे मांगा था। अब जैसे ही आपने इंस्टॉलमेंट पा लिया तो इंस्टॉलमेंट को आपने डेबिट किया था, जैसे ही पैसा रिसीव हो गया अब उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पूरा एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट,
कॉल्सनरी अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट। अब वो इंस्टॉलमेंट कुछ भी हो सकता है, शेयर कैपिटल भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, फाइनल कॉल भी हो सकता है, सेकंड कॉल भी हो सकता है। क्लियर हुआ? ओके। अब मैं तुमको 7 लेयर ऑफ कैपिटल पढ़ा रहा था, सुनो। 7 लेयर ऑफ कैपिटल पढ़ा रहा था, मैं थोड़ा सा वो पढ़ा दूं। सात टाइप का कैपिटल होता है, देखो। नाम लिखा था ना यहाँ पे, 7 टाइप का कैपिटल होता है। देखो, पहला कैपिटल नाम क्या है? ऑथोराइज कैपिटल। दूसरे का नाम क्या है? इशूड कैपिटल। तीसरे का नाम क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। चौथे का नाम कॉल्ड अप। उसके बाद पेड अप। फिर दो और होता, अनकॉल्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब कंपनी पूरे इंटायर लाइफ में कितना शेयर अलॉट करेगी, कितना शेयर इशू कर सकती है। अगर किसी कंपनी का ऑथराइज शेयर 1 करोड़ है तो इसका मतलब वो कंपनी पूरे इंटायर लाइफ में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम कैपिटल। ये कंपनी का क्या होता है? मैक्सिमम कैपिटल हो सकता है नहीं? मैक्सिमम कैपिटल हो सकता है। ये कहाँ लिखा रहता है? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है, इन द नेम ऑफ कैपिटल क्लॉज। आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे, कंपनी लॉ में जब मैं मेमोरेंडम पढ़ाऊंगा तो उसमें नॉर्मली 7 क्लॉज होते हैं, ओपीसी कंपनी में 8 क्लॉज होते हैं, एक नॉमिनी क्लॉज बोल करके आता है। लेकिन नॉर्मल कंपनी में कितने क्लॉज होते हैं? 7 क्लॉज होते हैं। तो 7 में से वन ऑफ द क्लॉज इज कैपिटल क्लॉज, और कैपिटल क्लॉज में ही लिखा रहता है ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, आराम से शेयर होल्डर का मीटिंग बैठाओ, मीटिंग में शेयर होल्डर अगर एग्री होते हैं तो ये चेंज हो सकता है। ठीक है। इशूड कैपिटल का मतलब क्या? मान ले ऑथराइज कैपिटल कितना था? 1 करोड़। लेकिन आप पूरा का पूरा थोड़ी इशू करोगे, ये तो आपका मैक्सिमम है ना। तो आपको रिक्वायरमेंट सपोज 50 लाख का है, तो आपने कितना इशू किया? 50 लाख का इशू किया। 1 करोड़ आपका कैपिटल हो सकता है, बट आपने इशू कितना किया? 50 लाख। तो इस 50 लाख को क्या बोलेंगे? इशूड कैपिटल। ये आप किसको इशू कर रहे हो? पब्लिक को इशू कर रहे हो। ठीक है। अब 50 लाख में से क्या जरूरी है सारे के सारे शेयर बिकेंगे? नहीं। तो मान लेते 50 का 90% कितना है, क्योंकि 90% तो बिकना ही चाहिए। तो इसका 90% कितना होता है? 45 लाख। तो मैं एज्यूम कर लिया कि 50 का 90% बिक गया, और जैसे ही 90% बिकेगा तो आईपीओ क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल। तो ये पब्लिक ने 90% सब्सक्राइब किया, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल। अब कंपनी बोलती ठीक है 45 लाख है, लेकिन कंपनी ये पूरा का पूरा 45 लाख एक बार में नहीं मंगाती है, थोड़े थोड़े अमाउंट मंगाती है, थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट मंगाती है। तो कंपनी ने सपोज बोला कि पहला इंस्टॉलमेंट 20 लाख रुपए का है। याद है ना? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? शेयर एप्लीकेशन। सेकंड का नाम क्या है? अलॉटमेंट। थर्ड का नाम क्या है? फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। तो मान लेते कंपनी बोल रही है कि पहला इंस्टॉलमेंट 20 लाख रुपए का है, तो कंपनी जो इंस्टॉलमेंट के नाम पे पैसा मांग रही है उसको अपने बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी ने कितना डिमांड किया? 20। मिलेगा क्या? हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं जो कुछ पैसा देते ही नहीं है। तो कंपनी ने कॉल्ड अप किया 20 लाख का, पर कंपनी को मिला 15 लाख। तो जो 15 लाख मिला वो हो गया पेड अप शेयर। कॉल्ड कॉल्ड किया 20 लाख, पर मिला कितना? 15 लाख। उसको अपने क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। ठीक है। अब होता अनकॉल्ड कैपिटल। देखो ना, आपने पब्लिक को इशू किया था 50, पर पब्लिक ने परचेज कितना किया? 45। 45 में से कितना आपने मांग लिया? 20। स्टिल कितना मांगना बाकी है? 25। तो ये जो 25 लाख है ये आपका क्या है? अनकॉल्ड कैपिटल। ये 25 लाख क्या आपका? अनकॉल्ड कैपिटल। क्लियर हो रहा मेरा बात? ओके। मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, कंपनी क्या बोल रही है? 120, ये जो 25 लाख है ना, कंपनी बोल रही है इसमें से 5 लाख रुपया हम नहीं मांगेंगे, अभी नहीं मांगेंगे। ये 5 लाख रुपया तब देना जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। जब कंपनी क्या होगा? वाइंडिंग। जब कंपनी को खत्म करेंगे, कंपनी को मार देंगे, उस वक्त ये 5 लाख रुपया सारे के सारे मेंबर देंगे। तो कंपनी ने 25 में से 5 लाख रुपया रिजर्व कर लिया, और ये तभी डिमांड करेगा जब कंपनी का क्या होगा? वाइंडिंग अप। तो ये 5 लाख रुपया जो कंपनी ने रिजर्व करके रखा है, इसको अपने क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल।
एक बार सारे कैपिटल नाम बता दो। पहला बताओ। चलो, ऑथोराइज कैपिटल, बहुत बढ़िया। इशूड कैपिटल, अब जितना इशू करोगे उसमें से क्या होगा, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब में से कंपनी अब कॉल करेगी, और क्या सब लोग पे करेगा, नहीं, तो हो गया पेड अप कैपिटल। पेड अप मतलब अनकॉल्ड, फिर हो गया रिजर्व। ठीक है, चलो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं बोलूंगा। ऑथराइज, उसके बाद इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, अनकॉल्ड, रिजर्व। ठीक है, रिजर्व कैपिटल। ये सेवन लेयर मैंने यहाँ पे देखो, सुनो, ये सारा का सारा बात मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 7 लेयर्स ऑफ कैपिटल, और एक पीडीएफ भी मैंने ग्रुप में डाल दिया था, है ना, आप वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा शेयर का डेफिनेशन क्या होता है, सुनो। शेयर का डेफिनेशन क्या होता है, सुनो। शेयर का डेफिनेशन क्या होता है, देखो, कंपनी ना जब भी आरओसी से, जब आप शेयर इशू कर रहे हो तो गवर्नमेंट को बताओगे। आप एक पब्लिक कंपनी हो, आप शेयर इशू कर रहे हो तो गवर्नमेंट को तो बताओगे। तो आप जब भी गवर्नमेंट से बात करने जाओगे तो हैंड शेक करके गले मिलकर नहीं बात करोगे। गवर्नमेंट से बात करने का मतलब फॉर्म भरिए। आप आधार कार्ड में कुछ भी चेंजेस करते हो तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है। बैंक में कुछ भी चेंजेस करना पड़ता है, आपको फॉर्म भरना पड़ता है। ऐसे ही गवर्नमेंट से जब भी आप बोलने जाओगे कि सर हम शेयर इशू कर रहे हैं या शेयर कैंसिल कर रहे हैं या जो भी कुछ करने जा रहे हो, तो आपको फॉर्म भर करके गवर्नमेंट से बात करना पड़ेगा। कंपनी के लिए एक ही गवर्नमेंट बनाया गया जिसका नाम है एमसीए। कंपनी का पूरा डिपार्टमेंट कौन संभालता है, एमसीए। एमसीए का फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। ये कैसे काम करता है, मैं तुमको एक तो लॉजिकली समझा दे रहा हूँ कैसे काम करता है। ऐसे तो बहुत डेप्थ नॉलेज है, पर मैं थोड़ा सा लॉजिक बता दे रहा हूँ। एमसीए कैसे काम करता है, ये जो एमसीए है अकेले तो काम कर नहीं पाएगा। ये सारे के सारे लोग कहाँ बैठता है, दिल्ली में बैठता है। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं एमसीए। तो एमसीए क्या करता है, अपने अंदर आरडी को रखता है। आरडी, आरडी मतलब रीजनल डायरेक्टर्स। आरडी कौन होते हैं, रीजनल डायरेक्टर। पूरे इंडिया में 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं। पूरे इंडिया में कितने डायरेक्टर हैं, 7 रीजनल डायरेक्टर। आरडी, आरडी अपने अंदर रखता है आरओसी। आरडी अपने अंदर क्या रखता है, आरओसी। आरओसी, ये आरओसी है, ठीक है। इसका जब मैं कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा तो उस वक्त मैं इसका डेप्थ नॉलेज दूंगा, पर यहाँ पे उतना नॉलेज नहीं है। यहाँ पे जस्ट तुमको लॉजिक बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में हमको बात करना है एमसीए से, क्योंकि आप जो भी फॉर्म भरोगे वो फॉर्म कहाँ पे जाएगा, एमसीए। अब अगर आप मोदी, एमसीए समझो मोदी जी, अब डायरेक्टली आप मोदी से जाकर फॉर्म भरोगे नहीं ना। तो मोदी जी अपने अंडर किसको रखे हैं, आरडी। और आरडी के अंदर क्या आता है, आरओसी। लगभग हर एक स्टेट में एक आरओसी होता है। तो आप कैलकाटा जो है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में एक आरओसी है। तो इस, मान लो ये वेस्ट बंगाल वाले आरओसी है, तो वेस्ट बंगाल में जितनी भी कंपनी होगी, इस कंपनी का सारा लेखा जोखा सब कुछ हिसाब किसके पास होगा, आरओसी के पास होगा। ये आरओसी किसको इन्फॉर्म करेगा, आरडी। और आरडी किसको इन्फॉर्म करेगा, एमसीए। हमारा अभी एमसीए डिपार्टमेंट का कौन है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का मिनिस्टर कौन है। बीच में तो हमको वो थी ना, वो निर्मला सीतारमन, अभी वही होगी, वही होगी, देख लेना गूगल करके। हाँ, नॉर्मली देश का जो फाइनेंस मिनिस्टर बनता है ना, वही देश का कैबिनेट मिनिस्टर भी, मतलब ये भी होता है। जैसे अरुण जेटली, लेट श्री अरुण जेटली जो थे, वो जब जिंदा थे, 2017-18 की बात करें, जब जीएसटी लेकर आए थे, तो उस वक्त वो एमसीए के हेड भी थे और हमारे देश के वित्त मंत्रालय भी वही संभाल रहे थे। तो नॉर्मल जो देश का वित्त मंत्रालय होता है, जो इनकम टैक्स वगैरह से होता है, उनके अंदर ही एमसीए होता है। मेरे को बस एक चीज़ और यहाँ पे बोलना है। दो ऐसे स्टेट है जहाँ पे 2 आरओसी हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है। तो एक आरओसी के पास इतना औकात नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कंपनी को संभाल पाए। महाराष्ट्र देश का फाइनेंस कैपिटल है। तो आपको पता मैक्सिमम कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र और गुजरात साइड में रजिस्टर्ड है। महाराष्ट्र और गुजरात साइड में। तो महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, और तमिलनाडु, तमिलनाडु में 2 आरओसी है। महाराष्ट्र का 2 आरओसी कहाँ बैठता, अच्छा, आरओसी ना कोई
आरओसी कोई बिल्डिंग नहीं होता, आरओसी एक पर्सन होता है, नॉर्मल एक पर्सन होता है। जैसे आईएएस ऑफिसर कौन होता है? एक पर्सन होता है ना, वैसे आरओसी क्या होता है? एक पर्सन होता है। महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, एक बैठता है पुणे में और एक बैठता है मुंबई में। तमिलनाडु में भी 2 आरओसी है, एक बैठता है चेन्नई में और एक बैठता है कोयम्बतूर में बैठता है। ये 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सीए फाउंडेशन में सीए फाउंडेशन जो लोग कर रहे हैं वहां पे एमसीक्यू 2-3 बार पूछ चुका है, तो इसलिए मैंने एक जनरल नॉलेज के लिए बता दिया तुमको। ठीक है। ए तुम लोग को ये सुनो ना, अच्छा आरओसी का फुल फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कंपनी को रजिस्टर्ड करता है और कंपनी पे पेनाल्टी चार्ज करता है। कंपनी में कुछ भी चेंजेस होगा आरओसी को बताना पड़ेगा। आप जब भी आरओसी के पास जाओगे ना, फॉर्म भरोगे और फॉर्म के साथ कुछ भोग लाना पड़ेगा, चढ़ावा वढ़ावा, 100-200 रुपया, 500-1000, जैसा फॉर्म रहे वैसे देना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, ये समझ गया ना आरओसी वाला। अच्छा, आप शेयर कैपिटल इशू कर रहे हो, हेलो, आप शेयर कैपिटल इशू कर रहे हो तो आरओसी बताना पड़ेगा। आरओसी किसको बताएगा? आरडी। आरडी किसको बताएगा? mca.gov.in, मतलब एमसीओ बताएगा। आ जाते हैं यहाँ पे, शेयर का डेफिनेशन पढ़ लो। द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी divided into number of small individual units of a fixed amount and each such unit is called a share। सुनो ना, कंपनी को मान लो रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख को हमने डिवाइड कर दिया स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। मान लो 10 लाख को मैंने डिवाइड कर दिया 100 रुपया। 10 लाख को कितना डिवाइड कर दिया? 100 रुपया। ठीक है ना, तो 100 से कितना शेयर आएगा? 10,000। कितना आएगा? 10,000। इसी 10,000 को बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर। अच्छा, ये 100 को बोला है ना, इंडिविजुअल यूनिट का मतलब क्या है? अगर कंपनी ने 10 लाख कैपिटल को 100 से डिवाइड कर दिया तो ये 100 दोबारा डिवाइड नहीं होगा। 100 का मतलब हो गया कि भैया 100 रुपया पे करो, कंपनी का बन जाओ मेंबर। अगर आपको कंपनी का एक शेयर परचेज करना है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 100 रुपया। और इस 100 रुपया को अपने क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। क्लियर हो रहा है चीज? ओके। द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ए शेयर प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसमें फिक्स्ड अमाउंट लिखा रहता है। आज के टाइम पे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होता ही नहीं है। अगर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होता तो हर्षद मेहता जैसा कांड होते रहता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1992 में जो हर्षद मेहता केस हुआ था उसके बाद से गवर्नमेंट ने 2 डिपोजिटरी बनाया, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल और सीडीएसएल ये दोनों गुड़गांव बैठते हैं। ये डिपोजिटरी क्या करता है, जैसे मान लो मैं रिलायंस कंपनी का शेयर इशू किया, तो रिलायंस कंपनी मेरे नाम का फिजिकल शेयर इशू करेगा बट मुझे नहीं देगा। मैं रिलायंस कंपनी का शेयर परचेज किया, मेरे नाम का फिजिकल शेयर इशू होगा लेकिन वो मुझे नहीं मिलेगा, वो डिपोजिटरी पास जमा करवा दिया जाएगा कि अभिषेक पांडे ने रिलायंस कंपनी का शेयर परचेज किया है, बट ये अभिषेक पांडे को नहीं देंगे। किसको देंगे? डिपोजिटरी। और पूरे इंडिया में 2 ही डिपोजिटरी है, सीडीएसएल और एनएसडीएल, जो आपका पैन कार्ड इशू करती है। तो मैं जो भी शेयर परचेज करूंगा मेरे नाम का फिजिकल शेयर डिपोजिटरी पास जमा हो जाएगा। तो बोलोगे सर मुझे कहाँ मिलेगा? आपका एक डीमेट अकाउंट होगा, तो आपके डीमेट अकाउंट में दिखा दिया जाएगा। जैसे आप अपने मोबाइल बैंकिंग में चेक करते हो ना बैंक में कितना पैसा है, ऐसे डीमेट अकाउंट में चेक कर लोगे कि भैया तुम्हारे डीमेट अकाउंट में कितना आपका पोर्टफोलियो है। और बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं कि भाई फिजिकल शेयर इशू नहीं होता। फिजिकल शेयर इशू होता है बट पब्लिक को नहीं मिलता है, वो डिपोजिटरी पास जमा करवा दिया जाता है। ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट का जो फॉर्म होता है वो SH1 होता है। हेलो, जब आप आरओसी के पास जाओगे शेयर से रिलेटेड कोई भी फॉर्म भरोगे तो वो फॉर्म स्टार्टिंग होता है SH। SH मतलब शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म होता है। फॉर्म नंबर क्या है? SH। ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लो, कंपनी ने 2 करोड़ शेयर इशू किया 10 ईच करके, तो कितना हो जाएगा? 20 करोड़। तो इस 2 करोड़ को क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ शेयर। ये 10 को क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। और टोटल कैपिटल कितना हो गया? 20 करोड़। ठीक है। आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, नॉर्मली 2 टाइप का शेयर कैपिटल होता है। एक होता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल को अपने नॉर्मली बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्डिनरी शेयर। अच्छा, तुमको अगर इक्विटी शेयर कैपिटल समझना है ना, तो बेटर क्या, सबसे पहले तुम प्रेफरेंस समझो। प्रेफरेंस अगर समझ गए तो ये समझ जाओगे। ठीक है ना।
पहले समझते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? प्रेफरेंस। देखो ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और जो इसको परचेज करता है उसको अपने बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो परचेज करता है उसको अपने क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और उसके कैपिटल को क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है। ये जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना, ये टेम्पोररी होते हैं, ये परमानेंट होल्डर नहीं होते, ये कंपनी के परमानेंट मेंबर नहीं होते, ये टेम्पोररी मेंबर होते हैं। कंपनी जब भी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए इशू करती है। उसके बाद उनको पैसा दे दिया जाता है। आपके सिलेबस में है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये कंपनी ने सपोज 2020 में प्रेफरेंस शेयर इशू किया और बोला 2025 में भैया आपको आपका पैसा दे करके हमारा शेयर वापस कर देना। तो 2020 में कंपनी ने पैसा रिसीव किया, बदले में क्या इशू किया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और आफ्टर 5 साल के बाद कंपनी बोलती है कि आपने जो पैसा दिया था वो पैसा ले लीजिए, प्लस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट ले लीजिए, और जो मैंने शेयर आपके नाम पे अलॉट किया था अब हम जा रहे हैं उसको कैंसिल करने। तो ये ना काइंड ऑफ गेस्ट की तरह होते हैं जो कुछ दिन के लिए आते हैं बाद में चले जाते हैं। लेकिन इनको फायदा क्या होता है? जो लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना, वो बोलते हैं भैया हमको फिक्स्ड अमाउंट, हमको जो डिविडेंड मिलेगा वो फिक्स होना चाहिए। जो प्रेफरेंस नॉर्मली क्या होता है, कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट कमाती है। बोलो ना, कंपनी क्या कमाती है? प्रॉफिट कमाती है। उस प्रॉफिट में से कंपनी क्या देती है? डिविडेंड देती है। यही ना रूल तो यही है। कंपनी पैसा कमाएगी, पैसा कमा करके सारा खर्चा माइनस करेगी, खर्चा माइनस करने के बाद कॉर्पोरेट टैक्स देगी, कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा उस नेट प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करेगी, और कुछ पैसे में से कंपनी क्या देती है? डिविडेंड देती है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं कि सुन भैया हमको ना प्रॉफिट का एक फिक्स्ड परसेंटेज चाहिए एज ए डिविडेंड। तो ये वाला बोल दिया 10%। इसका मतलब कि जो भी प्रॉफिट हुआ उसका 10% डिविडेंड किसको मिलना चाहिए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलना चाहिए। तो इनको प्रेफरेंस नाम दिया गया दो चीज के लिए। इनको प्रेफरेंस नाम दिया गया दो चीज के लिए। अब वो दो चीज क्या, यहां समझो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनको जो नाम दिया गया प्रेफरेंस, वो दो बात के लिए दिया गया। पहला पहला कि आपको फिक्स्ड अमाउंट का डिविडेंड मिलेगा। पहला आपको क्या मिलेगा? फिक्स्ड अमाउंट का डिविडेंड। दूसरा मिला है, दूसरा इक्विटी के पहले डिविडेंड आपको देंगे। नॉर्मली जो शेयर कैपिटल होता है दो टाइप का होता है, एक होता है ऑर्डिनरी जिसको अपने इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं, और एक होता है प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस वाले को ना डिविडेंड पहले मिलता है और इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड बाद में मिलता है। तो दे विल गेट डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के पहले ही इनको डिविडेंड दे दिया जाता है। अब जो वर्ड यूज किया देव ने, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है और इक्विटी शेयर होल्डर को सेकंड प्रायोरिटी मिलता है। ये जो प्रेफरेंस वर्ड आया, वो दो ही प्रेफरेंस है, दो चीज के लिए भेजा था। पहला फिक्स अमाउंट। अच्छा एक चीज और मैं भूल रहा था, सॉरी माफ करना। तीन चीज है, तीसरा 3 वर्ड के लिए प्रेफरेंस आता। पहला कि एक तो इनका डिविडेंड फिक्स है, जब डिविडेंड का बंटवारा होगा तो सबसे पहले लाइन में कौन लगेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर लगेंगे। ठीक है, तो एक तो यहां पे इनको प्रेफरेंस मिल गया, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, जब कंपनी का क्या होता है? वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप में एक केस होता है जिसका नाम होता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। वाइंडिंग अप में एक केस होता है, उसका नाम क्या होता है? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कंपनी के एसेट को बेचा जाता है और जो भी पैसा आएगा उस पैसे से लायबिलिटी खत्म की जाती है। इसको अपने बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो सुनो, मान लेते हैं आप सब हैं इक्विटी शेयर होल्डर। क्लास में जितने लोग हैं
सॉरी, क्लास में जितने लोग हैं सब है मेंबर, क्या है, मेंबर है। स्टार्टिंग का जो दो बेंच है ना, ये मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, और लास्ट वाले जितने बचे हैं वो सब क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर है। ठीक है। अब कंपनी बंद हो रही है, कंपनी मान लो बंद हो गई, तो बंद होने के बाद कंपनी का अगर वाइंडिंग अप हो गया, तो आफ्टर वाइंडिंग अप सारे के सारे एसेट को बेचा जाएगा, और जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे से लायबिलिटी खत्म हो गई। यही तो प्रोसेस होता है। तो मान लेते हैं कि पैसा आया, उस पैसे से सबसे पहले हमने सिक्योर्ड, याद है ना, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन, तो सबसे पहले आपको सिक्योर्ड वाले लोन खत्म करने पड़ेंगे, फिर आपको अनसिक्योर्ड वाले लोन खत्म करने पड़ेंगे, फिर आपको डिबेंचर खत्म करना पड़ेगा, क्रेडिटर खत्म करना पड़ेगा। ये सब खत्म करने के बाद स्टिल पैसा बचा हुआ है, स्टिल पैसा बचा हुआ है। तो अब इस पर हक किसका है, मेंबर का। अरे आप बोलो ना, आपने क्रेडिटर को पैसा दे दिया, आपने डिबेंचर होल्डर को पैसा दे दिया, आपने जितने भी बैंक लोन थे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड सबको पैसा दे दिया, स्टिल कैपिटल बचा हुआ है। ये पैसा अब किसका है, कंपनी के मेंबर का पैसा है। किसका पैसा है, कंपनी के मेंबर का पैसा है। तो अब क्वेश्चन आ रहा है, मेंबर तो दो टाइप के हो गए, एक हो गया प्रेफरेंस और एक होता है इक्विटी। तो सबसे पहले किसको पैसा मिलेगा, प्रेफरेंस को मिलेगा। और जब जब अगर कुछ बच गया, बोलते ना जूठा थाली, जो कुछ बच गया वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, सबसे पहले रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और बाद में किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। अरे समझ में आ रहा है मेरा बात। तो इस तीन वर्ड के नाते ये जो तीन है कि इनका डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है। क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है बेचारे को कभी डिविडेंड मिलता ही नहीं है, कभी कम मिलता है और कभी क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो इनका जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, वो मतलब काइंड ऑफ क्या होते हैं, हाँ वेरिएबल होते हैं। जैसे हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं ना, गेस्ट को बराबर खाना मिलता है, जो भी किचन बना हर एक आइटम मिलता है। अगर पड़ोसी से भी कुछ मिल गया तो भी डाल दिया था किचन को। अपने घर के मेंबर है, गेस्ट को खाने के बाद कुछ अगर बचा तो मिलेगा, वरना बोलेगी चलो डिनर में मिलेगा। वही हाल यहाँ पे भी है, वही हाल यहाँ पे भी है कि जो गेस्ट है, गेस्ट कौन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो गेस्ट है, सबसे पहले इनका पेट भरो। अब अगर कुछ बच गया तो जो कंपनी के परमानेंट मेंबर हैं जिसका नाम है इक्विटी शेयर होल्डर, उनको पैसा दिया जाएगा। ठीक है। नाम बताओ, इनको प्रेफरेंस क्यों बोला गया। तीन तीन प्रायोरिटी होते हैं। पहला कि इनका डिविडेंड क्या है, फिक्स है। दूसरा, जब डिविडेंड का बंटवारा होगा तो पहले लाइन में कौन लगेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और जब कंपनी बंद हो जाएगी तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा, तो सबसे पहले रीपेमेंट किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। दैट इज वाई इनका नाम क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ देख लो, प्रेफरेंस शेयर टू द शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल refers to the share holder of which the following preference as against holder of equity share. पहला, right to receive a dividend at a fixed rate out of the profit of the company before only dividend to equity shareholder। सबसे पहला बोला भैया इनको जो डिविडेंड मिलेगा फिक्स रेट मिलेगा, इनको जो डिविडेंड मिलेगा क्या मिलेगा, फिक्स रेट। दूसरा क्या बोला, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर। याद रखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले आप चढ़ावा चढ़ाओगे, चाहे वो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हो चाहे वो डिविडेंड हो। ठीक है, डिविडेंड केस में उनको फिक्स मिलेगा। और तीसरा बात देख लो, दे हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी आफ्टर विच प्रेफरेंस होल्डर मस्ट बी पेड ऑफ। अगर आपने 4 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया है तो आफ्टर 4 ईयर ये भैया पैसा उनको वापस करना ही पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 4 बात आपको याद रखना है। पहला बात, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टेम्पोररी होता है, वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए इशू किया जाता है, मान लो 4 साल। जैसे ही 4 साल कंप्लीट होगा कंपनी को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करना पड़ेगा। रिडीम का मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर से जो पैसा आपने लिया था उसको वापस करो, और जो भी शेयर इशू किया था उसको कैंसिल करो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये था पहला बात। दूसरा, जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट का एक फिक्स्ड परसेंटेज किसको मिलेगा, प्रॉफिट का एक फिक्स्ड डिविडेंड किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। सबसे बाद में या इक्विटी के पहले, इक्विटी को पहले।
अगर किसी के दिमाग में लगता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलता है, गलत। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायोरिटी मिलता है सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के सामने। जैसे हम तुम्हारा इज्जत कर रहे हैं क्लास के रूम में, और बाहर में लोगों ने इज्जत करेंगे, एग्जाम्पल है, तुम लोग दिल में मत लेना। वैसे ही इक्विटी शेयर होल्डर के सामने इज्जत है, प्रेफरेंस शेयर का औकात किसके सामने है? अब अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और क्रेडिटर है तो किसका औकात ज्यादा है? क्रेडिटर का औकात ज्यादा है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का औकात ज्यादा कब होता है? जब उसका कंपेयर होता है इक्विटी शेयर से। तो इक्विटी के सामने प्रेफरेंस मिल रहा है, सबके सामने प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। किसके सामने मिल रहा है? इक्विटी के सामने मिल रहा है। अब क्लियर हुआ? तो फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड और इक्विटी के पहले उनको क्या मिलेगा? प्रेफरेंस मिलेगा। और लास्ट वाला याद रखना, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कि जब वाइंडिंग अप होगा तो जब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा, आ जाना। हाँ, सबको आजकल डीमेट ही मिलता है, फिजिकल मिलता है नहीं लोगों को। हाँ, तो रीपेमेंट केस में भी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर, बाद में इक्विटी। क्लियर हुआ ये चीज क्लियर हुआ ना? ओके, तो ये जितना बेसिक्स था मैंने पढ़ा दिया है। अब चलो एक सम्स कराते हैं। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर हो गया, ये तो बाकी रह गया, इक्विटी बाकी रहे। हाँ, इक्विटी, हाँ हाँ इक्विटी। इक्विटी शेयर का नाम क्या है? ऑर्डिनरी शेयर। हेलो, इक्विटी शेयर का नाम क्या है? ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी शेयर आर द शेयर्स अदर देन प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर को क्या बोलेंगे? इट इज द शेयर अदर देन प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ना वोटिंग राइट नहीं मिलता है। देखो, जब मैं किसी कंपनी का शेयर परचेज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वोटिंग राइट मिलेगा। बट जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है। बट ये अधूरा कॉन्सेप्ट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है किस केस में मिलेगा? अगर 2 साल तक कंटिन्यू उनको डिविडेंड नहीं दोगे तो एज पर कंपनी एक्ट पावर देता है कि अगर 2 साल तक तुमको डिविडेंड नहीं मिला तो तुमको वोटिंग राइट का पावर मिल गया। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 साल तक अगर डिविडेंड नहीं मिला तो तीसरे साल से उनके पास वोटिंग राइट आ जाता है। अब वो भी इक्विटी की तरह मीटिंग में आएंगे और वोट डालेंगे और डायरेक्टर लोगों को लात मार भगाएंगे, क्योंकि डिविडेंड कौन देता है? डिविडेंड देने का डिसीजन किसका है? डायरेक्टर। तो डायरेक्टर लोगों ने 2 साल तक डिविडेंड नहीं दिया तो तीसरे साल ऑटोमेटिक उनके पास पावर आ जाता है। ये कानून देता है कि भैया अब तुम प्रेफरेंस हो, लेकिन साथ ही साथ तुमको वोट देने का भी अधिकार मिल गया। जो डायरेक्टर लोग तुम्हारा डिविडेंड मार के खा गया, अब तुम उसको गद्दी से हटाओ। ये पावर कौन देता है? कंपनी एक्ट देता है। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है, और जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास क्या होता है? वोटिंग राइट होता है। जनरल केस में होता है 1 शेयर = 1 वोट। जनरल सिनेरियो में क्या होता है? एक शेयर के बदले एक वोट। अब क्वेश्चन आता है ना, सर इसको ऑर्डिनरी क्यों बोलते हैं? देखो वर्ड क्या है, इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर, है ना? इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर। इसको ऑर्डिनरी इसलिए बोलते हैं, इसके पीछे लॉजिक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये दो टाइप होता है। पहला, एक शेयर के बदले, हेलो ध्यान सुनना, एक शेयर के बदले एक वोट। हेलो, एक शेयर के बदले एक वोट, तो अपने इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी। एक शेयर के बदले एक वोट, इसको अपने क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ठीक है, चलो देव, एक शेयर के बदले एक वोट तो नाम क्या पड़ गया? ऑर्डिनरी। 10 शेयर के बदले एक वोट, एक शेयर के बदले एक वोट तो क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी। 10 शेयर के बदले एक वोट तो इसको अपने बोलेंगे डीवीआर। क्या बोलेंगे? डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो ये छोटा शेयर होता है, इसमें आप 10 शेयर परचेज करोगे तब जाकर एक वोट मिलेगा। तो नॉर्मली जो कंपनी की बड़ी, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा ने डीवीआर शेयर इशू किया है, तो अगर ऑर्डिनरी शेयर मार्केट में 700 रुपए का है तो डीवीआर इसका हाफ होगा या हाफ से भी कम होगा?
सस्ता पड़ता है ना। डीवीआर के पीछे लॉजिक क्या है पता है? लॉजिक एक तो सबसे बड़ा लॉजिक क्या होता है कि मान लो मुझे टाटा कंपनी का शेयर लेना है, लेकिन टाटा कंपनी का शेयर परचेज करने के लिए मेरे पास 700 रुपया होना चाहिए, एग्जाम्पल। बट मेरे पास 700 रुपया नहीं है, मेरे पास सपोज 350 रुपया है, तो मैं ऑर्डिनरी ना परचेज करके क्या परचेज कर लूंगा? डीवीआर परचेज कर लूंगा, सस्ता पड़ जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि दो फायदा, एक तो शेयर मार्केट में मैक्सिमम इन्वेस्टर आ जाते हैं, होता है ना, तो डिमांड सप्लाई का खेला चालू हो जाता है। और दूसरा फायदा क्या होता है ना कि कंपनी कंपनी हर एक पर्सन को अट्रैक्ट कर लेती है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, सबको अट्रैक्ट कर लेती है। तो वो दो फायदा होता है इसमें। तो डीवीआर का क्या मतलब हो गया? डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो डीवीआर शेयर और ऑर्डिनरी शेयर औकात बराबर नहीं है। ये कम है लेकिन शेयर है, ये कम है लेकिन शेयर है, क्योंकि वन शेयर इक्वल टू वन वोट। और ये ना कुत्ते की तरफ झुंड में है, लेकिन औकात बहुत कम है। ठीक है, इनको डीवीआर क्यों बोला गया? क्योंकि इनका वोटिंग राइट में डिफरेंस है। ये 10 शेयर परचेज करेंगे तब इसका वोट मिलेगा। ठीक है, यही बात यहां लिखा हुआ देखो। ये जो टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल दो हो गया, एक हो गया ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और एक होता है डीवीआर। डीवीआर मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ऑर्डिनरी क्यों बोला गया? क्योंकि एक शेयर इक्वल टू एक वोट, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल, कि नॉर्मल सिनेरियो में एक शेयर के बदले एक वोट मिलता है। एक स्पेशल स्पेशल सिनेरियो है जिसमें बोलता है भैया 10 शेयर के बदले एक वोट देंगे, इसको अपने बोलेंगे डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। एग्जांपल टाटा मोटर्स डीवीआर, ये इशू है, टाटा मोटर्स डीवीआर। ठीक है ना, ये पढ़ा दिया था ना 7 लेयर्स कैपिटल। ठीक है, आज का रिवीजन करके फिर एक सम्स करते हैं। कितना टाइम हो गया? बाप रे 46। अच्छा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, जो पढ़ाया था एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज का क्या पढ़े थे अपने? हेलो, आज का क्या पढ़े थे? पहला इक्विटी शेयर, हाँ 7 लेयर तो कंप्लीट हो गया था ना। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में क्या पढ़े थे कि इनको 3 से 4 बात के लिए प्रेफरेंस मिलता है। पहला, इनका फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड है। दूसरा, डिविडेंड इक्विटी के पहले मिलेगा, जब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा तो सबसे पहले कैपिटल किसको प्रोवाइड किया जाएगा? प्रेफरेंस को, अब बाद में किसको मिलेगा? इक्विटी को मिलेगा। प्लस एक बात और याद रखना, प्रेफरेंस शेयर दे आर द टेम्पोररी शेयर होल्डर, दे आर इशूड फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर द मैच्योरिटी उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। इसलिए एक चैप्टर का नाम क्या है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर किसी कंपनी ने 4 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो आफ्टर 4 साल वो पैसा उनको वापस करना पड़ेगा। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है? देखना, इन नॉर्मल केस प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है। बट सम स्पेशल सर्कमस्टांस, जैसे कि 2 साल तक कंटिन्यू उनको डिविडेंड नहीं मिला तो तीसरे साल से उनके पास ऑटोमेटिक वोटिंग राइट आ जाता है। फिर वो वोट डाल करके डायरेक्टर को भगाते हैं और अपना डिविडेंड वापस लेते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को बोलते हैं नॉर्मली ऑर्डिनरी शेयर। क्यों बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर? क्योंकि नॉर्मली एक शेयर के बदले एक वोट होता है। क्या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है? होता है। अच्छा, एक होता है डीवीआर। डीवीआर क्या है? डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होते हैं और वोटिंग राइट कम होता है। ठीक है, और ये मार्केट से क्या होते हैं? हाफ होते हैं। ठीक है, सम्स करा दें? एक सम्स करा दें अभी? चलो, अब एक सम्स करते हैं, देखो तो। कुछ लिखे नहीं हो? क्यों? सो रहा था? और दवा, दवा हम खा रहे, सो ही रही है। कौन सा पीडीएफ? अच्छा, तो क्या, चलो सम्स लिखो।
इस एक क्वेश्चन से, सुनो ना, इस एक क्वेश्चन से लगभग सारा एंट्री क्लियर हो जाएगा। इस एक क्वेश्चन से हमारा सब एंट्री क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब अपने लोग डायरेक्टली मेन मेन सम चालू करेंगे। ठीक है, कौन सा बिल्डिंग, क्वेश्चन 1 देखो। एक्स लिमिटेड लिखो तो, इशूड 20,000 शेयर्स of rupees 10 each, payable as follows. Number 1, on application rupees 2, on allotment rupees 3, on first call rupees 4, on final call rupees 1। ठीक है, public applied for 20,000 shares। ठीक है, मिस्टर ए ने लिया, फॉर मिस्टर ए 12,000 शेयर्स एंड मान लेते हैं मिस्टर बी है, इन्होंने 8,000 शेयर लिया। ठीक है, सिंपल, पब्लिक अप्लाइड 20,000 शेयर्स, मिस्टर ए ने लिया 12,000 शेयर, मिस्टर बी ने लिया 8,000 शेयर। मिस्टर ए who failed to pay both call money, Mr. A who failed to pay both call money, thereafter his share were fully forfeited, these shares were reissued to rupees 7 as a fully paid off, make entry। ये क्वेश्चन है, रीइश्यू भी तो हुआ, सब बता रहे आज ही। ठीक है, लिख लिया? हो गया ना लिखना? तुम लोग सॉल्व करो। हाँ, दी शेयर वे रीइश्यू टू द ₹7, तो रीइश्यू का एंट्री करना पड़ेगा ना। अच्छा, रीइश्यू में डिस्काउंट दे सकते हैं, रीइश्यू में डिस्काउंट दे सकते हैं, कंपनी एक्ट अलाउ करता है। क्या नॉर्मल सिनेरियो में आप इशू ऑफ शेयर के टाइम पे डिस्काउंट दे सकते हैं? नॉट पॉसिबल। जब आप शेयर इशू करते हैं उस वक्त आप 10 रुपया का शेयर 8 रुपया में नहीं सेल कर सकते, ये लॉ मना करता है। लेकिन अगर एक बार शेयर आपका फॉरफिट हो गया, फॉरफिट शेयर को रीइश्यू कर रहे हो, तो आप, होता है ना, लालच देने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए आप फॉरफिट शेयर को रीइश्यू में डिस्काउंट दे सकते हो। मतलब जो फॉरफिटेड वाला शेयर है ना, अगर आप उसको रीइश्यू कर रहे हो तो उस वक्त डिस्काउंट पॉसिबल है, नॉर्मल केस में डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो गया लिखना? चलो एंट्री पास करते हैं। पहला, कंपनी ने कितना इशू किया? 20,000 शेयर।
20 में से अप्लीकेशन में कितना देना है? 2, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 4, फाइनल कॉल में 1। ठीक है, पब्लिक ने पूरा का पूरा शेयर सब्सक्राइब कर लिया। अप्लाइड मतलब सब्सक्राइब कर लिया। मिस्टर ए ने कितना खरीदा? 12,000। मिस्टर बी ने कितना खरीदा? 8,000। लेकिन ये जो मिस्टर ए है, उन्होंने ना तो फर्स्ट कॉल दिया ना फाइनल कॉल दिया, बट उन्होंने क्या क्या पे किया? एप्लीकेशन पे किया और अलॉटमेंट पे किया। फर्स्ट कॉल नहीं पे किया और फाइनल कॉल नहीं पे किया। ठीक है, अब कंपनी ने इंतजार किया। देखो, कंपनी ने जब देखा कि फर्स्ट कॉल नहीं पे किया तो वेट करेगा, कंपनी वेट करेगा, कोई बात नहीं है, फाइनल कॉल में पे कर देगा। जब फाइनल कॉल भी डिमांड किया गया, ड्यू किया गया, तो फाइनल कॉल में भी मिस्टर ए ने पैसा नहीं दिया। तो जब मिस्टर ने पैसा नहीं दिया तो कंपनी ने डिसाइड किया कि मिस्टर ए का पूरा शेयर को छीन लिया जाएगा। फॉरफिट का मतलब होता है कि जो भी शेयर इशू किया गया था अब उसको हम कैंसिल करेंगे, मतलब उसे छीन लेंगे। फॉरफिट का हिंदी होता है छीन लेना। सुनो, तो फॉरफिट में सुनो उन्होंने क्या क्या पे किया था। उन्होंने क्या क्या पे किया था? अगर उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, फाइनल कॉल नहीं पे किया, तो क्या पे किया? ये वाला अमाउंट पे किया। कितना अमाउंट पे किया? 2 रुपया पे किया था एप्लीकेशन में और 3 रुपया पे किया था अलॉटमेंट में। तो उन्होंने टोटल कितना पे किया था? 5 रुपया। एक शेयर के बदले 5 रुपया पे किया था। कितना शेयर उनका फॉरफिट होगा? पूरा का पूरा 12,000 फॉरफिट होगा, क्योंकि मिस्टर ए ने ना तो फर्स्ट कॉल दिया ना फाइनल कॉल दिया, तो इनका पूरा का पूरा शेयर क्या होगा? फॉरफिट होगा। तो एक शेयर के बदले उन्होंने 5 रुपया का पेमेंट किया था। 2 रुपया आया था एप्लीकेशन का और 3 रुपया आया था अलॉटमेंट का। ये कितने हो गए? 5 रुपया। इनटू कर दीजिए 12,000, कितना आ जाएगा? 60,000। ये जो 60,000 आया, ये कंपनी को मिल गया बेनिफिट। तो फॉर फीचर का मतलब क्या होता है कि जो भी पैसा कंपनी ने रिसीव किया था शेयर होल्डर से, अब वो दोबारा वापस नहीं करेगा। तो मिस्टर ए से कितना रुपया रिसीव किया था? 2 रुपया रिसीव किया था एप्लीकेशन का, 3 रुपया रिसीव किया था अलॉटमेंट का, तो टोटल 5 रुपया रिसीव किया था। एक शेयर के बदले 5 रुपया, तो 12,000 शेयर के बदले कितना रुपया रिसीव किया था? 60,000 रुपया रिसीव किया था। तो जब कंपनी फॉरफिट करेगा तो ये 12,000 इंटू 5 मतलब 60,000 रुपया। तो जब कंपनी फॉरफिट करेगा तो ये 60,000 रुपया वापस नहीं करेगा। किसको वापस नहीं करेगा? मिस्टर ए को वापस नहीं करेगा। तो कंपनी के लिए काइंड ऑफ एक बेनिफिट है, एक काइंड ऑफ एबनॉर्मल इनकम हो गया। ठीक है, ये कंपनी के लिए बेनिफिट होता है, गेन होता है। ठीक है, अब एंट्री पास करते हैं। पहला एंट्री, पहला एंट्री पास करते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मेट क्या है देख लो भाई। हाँ हाँ हाँ, नॉर्मली इसमें डेट वेट मत डालना। डेट वेट रहता नहीं है, ज़्यादातर केस में डेट वेट नहीं होता इसमें। तो अमाउंट यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर। ठीक है, लेजर फोलियो, अमाउंट, अमाउंट, ये था डेबिट और ये क्या है? क्रेडिट। ठीक है ना? और मान लो एक्स लिमिटेड है तो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, वो ऊपर लिख देना, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, लिख देना ऊपर में इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अच्छा, ये जो पहला इंस्टॉलमेंट है, ये तो जब जब शेयर होल्डर फॉर्म भरते हैं उस वक्त ही कंपनी को पे करना पड़ता है। तो कंपनी शेयर इशू करने के पहले ही पहला इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लेती है। हेलो भाई, एंट्री को रटो मत। पहला इंस्टॉलमेंट कंपनी को पहले ही मिल जाता है, बिफोर इशूइंग द कैपिटल। ये 2 रुपया करके कंपनी को पहले ही मिल गया, तो एंट्री क्या होगा? नंबर 1 एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके नाम पे मिला है? शेयर एप्लीकेशन नाम पे मिला है, तो टू शेयर एप्लीकेशन। और कितना पैसा है टोटल? 20,000 शेयर, और एक शेयर का दाम कितना है? 2 रुपया, तो कितना आ जाएगा? 40,000। 40,000। नरेशन लिखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एकदम इंपॉर्टेंट है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड।
तुमने लिखा था क्या? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पॉइंट नंबर 2, एक बार एप्लीकेशन मनी मिल गया तो ये जो एप्लीकेशन है ये क्या क्रिएट कर दिया? लायबिलिटी। अब इसके बदले क्या अलॉट करना पड़ेगा? शेयर। जैसे आपने शेयर अलॉट कर दिया तो लायबिलिटी क्या हो गई? खत्म। तो लायबिलिटी खत्म करने के लिए, नॉर्मली ये क्रेडिट है, खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो करो ना, शेयर एप्लीकेशन डेबिट। ठीक है। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। आपने कितने रुपया का एप्लीकेशन रिसीव किया था? 40,000। तो आपको कैपिटल भी कितना देना पड़ेगा? 40,000 देना पड़ेगा। किस केस में? जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम इशू नहीं करते। तो नॉर्मली जो अमाउंट क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो लिख लो 20,000 शेयर था और एक शेयर का दाम 2 रुपया था। 40,000, 40,000। तीसरा आके देख लो। अब आपने पहला इंस्टॉलमेंट आपका क्लियर हो गया। अब कंपनी कुछ दिन के बाद किसका डिमांड करेगी? सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो पहले कौन सा एंट्री पास होगा? ड्यू का एंट्री। ड्यू मतलब डिमांड करेगी कंपनी। तो डिमांड करेगी अलॉटमेंट के नाम पे। तो अलॉटमेंट क्या है कंपनी के लिए? एसेट। तो लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने का डिमांड करेगी? कितना शेयर है? 20,000 शेयर है और एक अलॉटमेंट का दाम कितना है? 3 रुपया। तो 60,000 का डिमांड करेगी। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। ईएससी का मतलब हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? कंपनी बोलती है अलॉटमेंट का पैसा दे दो, कैपिटल बढ़ जाएगा। तो कितने से कैपिटल बढ़ जाएगा? 60,000 से कैपिटल बढ़ जाएगा। क्या एप्लीकेशन का पैसा, सॉरी, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया था? हाँ, रिसीव हो गया। तो आपने डिमांड किया, शेयर होल्डर ने डिमांड कर दी, पूरा कर दिया, मतलब पैसा वापस कर दिया, मतलब पैसा पे कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। हेलो, मिस्टर ए जो थे उन्होंने यहां से पैसा नहीं दिया। नॉर्मली उन्होंने अलॉटमेंट तक का पूरा पैसा दे दिया था, तो यहां तक तो कोई भी कॉल्स इन अरियर नहीं है। इस केस में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिला होगा? 20,000 इंटू 3 रुपया, कितना पैसा मिला होगा? 60,000। टू, आपने किसके नाम पे पैसा मांगा था? इस इंस्टॉलमेंट नाम पे मांगा था। जब पैसा मिल गया तो इंस्टॉलमेंट खत्म करो। खत्म करने के लिए अगर ये डेबिट है तो खत्म करने के लिए क्रेडिट। टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, मैं नरेशन नहीं लिखा। अच्छा, नरेशन मैं एक बार में लिख दूंगा, स्पेस छोड़ के एक बार में लिख दूंगा। हाँ, लिखना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, लिखना पड़ेगा। वो चलो, ड्यू हो गया। फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गया, थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो कंपनी बोलेगी भैया थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करो। हाँ, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कंपनी ने कितना इशू किया था? 20,000। और फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? 4 रुपया। 4 है। तो 20,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 80,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000। लेकिन मिस्टर ए थे, याद करो, मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया। तो बी ने तो पैसा दिया, तो बी का पैसा तो बैंक में आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो बी ने कितना शेयर लिया था? 8,000। बी ने अपना 8,000 इंटू 4 रुपया करके पे कर दिया था। तो बैंक में कितना पैसा आया? 32,000 आया। जो मिस्टर ए थे उन्होंने 12,000 शेयर, याद है, उन्होंने 12,000 शेयर लिया था और 4 रुपया करके पेमेंट नहीं किया। तो उसको अपने क्या बोलेंगे? कॉल्स इन अरियर। लास्ट अपने सी आई ए बोलेंगे, ठीक है, शॉर्ट अपने। अब आगे तर कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सी आई ए, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। तो मिस्टर ए ने 12,000 शेयर लिया था और 4 रुपया करके नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो भूल जाओगे क्या? नहीं, कंपनी इसको क्या मान के चलेगी? एसेट। कि अभी नहीं दिया तो फ्यूचर में देगा। तो कंपनी के लिए रिसीवेबल है, एसेट है। दैट इज वाई कंपनी ने इसको डेबिट किया। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल।
तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48,000। दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 80,000। इन दोनों को ऐड करोगे हो जाएगा 80,000। ठीक है, अब आते हैं फाइनल कॉल। हो गया ना यहाँ तक एंट्री। आते हैं फाइनल कॉल। कंपनी क्या बोलती है, फाइनल कॉल पैसा दे दो, फाइनल कॉल का पैसा दे दो, तुम्हारा कैपिटल बढ़ जाएगा। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो कंपनी बोलती है भैया 20,000 करके शेयर इशू किए थे और फाइनल कॉल का कितना पैसा है 1 रुपया पैसा। तो 20,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा 20,000। 2, अगर आप ये फाइनल कॉल पे कर देते हो तो आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000। समझ रहे हो ना। क्या मिस्टर ए ने पैसा दे दिया, नहीं, ना तो पहला कॉल का दिया ना फाइनल कॉल का दिया। तो ऑब्वियसली किसने पैसा दिया, बी ने दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो बी का कितना पैसा था 20,000 इंटू 8 रुपया कितना आया, अच्छा गलत हो गया, 20,000 इंटू 1 रुपया होगा, 1 रुपया होगा। बी ने कितना पैसा दिया 20,000, अरे अरे सॉरी सॉरी दिमाग क्या होगा, बी का कितना था 8,000 था। 8,000 इंटू 1 रुपया करके बी ने दिया होगा। हाँ, बैंक में कितना पैसा आया 8,000 आया। ए ने कितना पैसा नहीं दिया 12,000 इंटू 1 रुपीज, क्योंकि ए का 12,000 शेयर था। तो हो गया कॉल्स इन अरियर 12,000 इंटू 1 रुपीज। ये 12,000 नहीं आया ए का। टू क्या हो जाएगा फाइनल कॉल। यहाँ गलती हो गया था ना, देखो ना यहाँ पे तुम लोग ध्यान नहीं दिया। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, फिर क्या होगा टू फर्स्ट कॉल ना, फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्योंकि आपने इस इंस्टॉलमेंट नाम पे पैसा मांगा था। जब इस इंस्टॉलमेंट नाम पे पैसा मिल गया तो बाद में जब आप पैसा रिसीव करोगे तो इंस्टॉलमेंट को कैंसिल करना पड़ेगा। तो टू फर्स्ट कॉल होगा यहाँ पे, एक कट करके सुधार लेना। तो टू फर्स्ट कॉल होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, आपने फाइनल कॉल के नाम पे पैसा डिमांड किया, जैसे ही पैसा आपको मिल गया तो अब इंस्टॉलमेंट को क्या करना पड़ेगा कैंसिल। और आपका इंस्टॉलमेंट था कितने का 20,000 का। तो करोगे टू फाइनल कॉल अकाउंट 20,000। आप समझे, क्लियर हुआ चीज। ओके, अब कंपनी ने डिसाइड किया कि मिस्टर ए, सुनो ना, कंपनी डिसाइड कर रही है कि मिस्टर ए के पास कितना शेयर था मिस्टर ए। अरे तुम लोग इसको इतना आसान मत करो, नेक्स्ट क्लास में जब सम्स कराऊंगा ना तो पूरा माथा खुजाना स्टार्ट हो जाओगे। क्योंकि जो नहीं, डरवाने की बात नहीं है, कैलकुलेटर स्टडी का जो सम्स आता है वो टफ सम्स आता है, स्पेशली इस चैप्टर में जो सम्स आता है, एक एक लेवल का सम्स मैट में है। मिस्टर ए ने कितना शेयर, मिस्टर ए को कितना शेयर मिला था 12,000। क्या मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल दिया, नहीं दिया। क्या मिस्टर ए ने फाइनल कॉल दिया, नहीं। अब कंपनी डिसाइड करती है कि भैया तुम दोनों पैसा नहीं दिए, इसका मतलब तुम अब कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो जो भी शेयर इशू किया गया था मिस्टर ए को, कंपनी अब उस शेयर को छीन लेगी, वापस ले लेगी। अब इसी प्रोसेस को अपने बोलते हैं फॉरफिटेड शेयर। तो कंपनी क्या करेगी, ये 12,000 शेयर फॉरफिट कर लेगी। क्या कर लेगी, फॉरफिट। किससे करेगी शेयर फॉरफिट, फॉरफिट फ्रॉम मिस्टर ए। तो एंट्री क्या पास होगा, सुनो एंट्री क्या पास होगा, जब जब शेयर इशू किया गया था, जब शेयर इशू किया गया था, पहला एंट्री याद करो, सेकंड एंट्री, जब शेयर इशू किया गया था तो हमने इक्विटी शेयर को कहां पे रखा था, क्रेडिट में रखा था। किसी भी कंपनी का जब कैपिटल बढ़ता है तो कहां से बढ़ेगा, क्रेडिट से बढ़ेगा। अब हम शेयर को छीन रहे हैं, मत छीने मतलब शेयर को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो 12,000 शेयर कैंसिल हो रहा है। तो भाई 20,000 में से अगर 12,000 आप वापस ले रहे हैं तो आपका कैपिटल तो अब 8,000 ही शेयर बचा, तो आपका कैपिटल कम हो रहा है। तो जब आप कैपिटल बढ़ाए थे, इशू करके कैपिटल बढ़ाए थे, तो बढ़ाने से क्या था, क्रेडिट। अब आप
जब फॉरफिट कर रहे हैं तो शेयर कम हो जा रहा है, शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो अब एंट्री पास करो यहाँ पे, जो इसका एंट्री होगा फॉरफिट का वो हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। सुनो, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 12,000। कितना था, 12,000। आप मिस्टर ए से कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हो, 12,000। ठीक है, आपने मिस्टर ए को बोला था कि 12,000 इंटू 10 रुपया करके पे कर देना, यही ना आपने बोला था। हेलो, मिस्टर ए को आपने क्या बोला था, मिस्टर ए को आपने बोला था कि 2 रुपया दे देना एप्लीकेशन का, 3 रुपया दे देना अलॉटमेंट का, 4 रुपया दे देना फर्स्ट कॉल का, और 1 रुपया दे देना फाइनल कॉल का। इसका मतलब मिस्टर ए से आपने टोटल कितना डिमांड किया था, 10 रुपया का डिमांड किया था एक शेयर के बदले, यही तो। अब मिस्टर ए से आप 12,000 शेयर वापस ले रहे हो, तो आपने मिस्टर ए को इशू किया था 12,000 इंटू 10 रुपया करके, और मांगा था इंस्टॉलमेंट वाइज। अब आप छीन रहे हो तो आपको उल्टा एंट्री करना पड़ेगा, 10,000 सॉरी 12,000 इंटू 10 रुपया। बोलो क्या करोगे, 12,000 इंटू 10 रुपये, तो कितना हो जाए इनका, 1,20,000। आ जाइए 2, आ जाइए 2। मिस्टर ए ने जब फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, ये वाला अमाउंट, मिस्टर ए ने जब फर्स्ट कॉल नहीं दिया था तो आपने क्या बोला था, चलो कोई बात नहीं है, फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो फाइनल कॉल दे देगा। तो आपके लिए ये क्या था, एसेट, आपके लिए क्या था, ये एसेट। चलिए ठीक है, ध्यान सुनिएगा, बट ये तो नहीं दिया। अब यहां पे आ जाओ, क्या फाइनल कॉल दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया। तो आपने मिस्टर ए से उम्मीद रखा था कि 48,000 मिलेगा फर्स्ट कॉल का और 12,000 मिलेगा सेकेंड कॉल का, मिलेगा। दैट इज वाई आपने कॉल्स इन अरियर को क्या रखा था, डेबिट रखा था। बट क्या, जब आप मिस्टर ए से शेयर छीन लोगे, जब आप मिस्टर ए से शेयर छीन लोगे तो क्या मिस्टर ए कॉल्स इन अरियर का पैसा वापस करेगा, नहीं करेगा। तो आपने क्या किया, मिस्टर ए से 12,000 शेयर फॉरफिट कर लिया। तो मिस्टर ए से जब तुम फॉरफिट कर लिया तो जो तुमने उम्मीद लगा के बैठा था कॉल्स इन अरियर वाला पैसा, क्या मिस्टर ए वापस करेगा, नहीं वापस कर, नहीं देगा वो पैसा। तो अब आपके लिए जो एसेट था आफ्टर फॉर फीचर, क्या अब ये एसेट आपके लिए रहेगा, क्योंकि जैसे ही आपने फॉरफिट किया तो ये एसेट अब आपके लिए कोई काम का नहीं है। तो आपने एसेट को क्या किया था, डेबिट। हेलो, आपने एसेट को क्या किया था, डेबिट। लेकिन आफ्टर फॉरफिट अब ये एसेट आपके किसी काम का नहीं है, तो एसेट को खत्म करने के लिए डेबिट से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 2 करोगे कॉल्स इन अरियर, देख लो 48,000 फर्स्ट कॉल का और 12,000 आपका था फाइनल कॉल का, तो टोटल कितना कॉल्स इन अरियर था, 60,000। और लास्ट में जो बचेगा 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर। सुनो, 1,20,000 का कैपिटल था, 60,000 नहीं दिया, 1,20,000 का कैपिटल आपने इशू किया था मिस्टर ए को, उसमें से 60,000 नहीं दिया, तो कितना दिया होगा, 60,000 दिया होगा। अब जो पैसा दे दिया है क्या वापस होगा, कंपनी के लिए क्या हो गया, गेन हो गया, कंपनी के लिए क्या हो गया, गेन हो गया। और मैंने तुमको स्टार्टिंग में समझाया था कि देखना 3 रुपया दिया था वो किसका, सॉरी 2 रुपया दिया था किसका, एप्लीकेशन का, और 3 रुपया किसका दिया था, अलॉटमेंट का। तो टोटल कितना पे किया था, 5 रुपया। और मिस्टर ए का कितना शेयर था, 12,000, तो 12,000 इंटू 5 करो कितना आएगा, 60,000। तो जो फॉर फ्यूचर का मतलब समझा, जो पैसा मिस्टर ए ने पे कर दिया था उतना ही अमाउंट कहां पे जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा। और एक बार ये पैसा फॉर फ्यूचर अकाउंट में आ गया, अब मिस्टर ए को वापस नहीं किया जाएगा। तो कंपनी का बेनिफिट हो गया कि मिस्टर ए से हमने शेयर भी वापस कर लिया और जो पैसा मिला था हमने दिया भी नहीं। तो फॉर फ्यूचर एंट्री क्लियर हुआ। जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए दोबारा एक छोटा सा रिपीटेशन है कि जब आप इशू किए थे
जब आप शेयर इशू किए थे तो आपने इक्विटी शेयर को क्रेडिट साइड में किया था। जब आप फॉरफिट कर रहे हैं तो शेयर वापस ले रहे हैं, तो आपको उल्टा एंट्री पास करना पड़ेगा। तो नॉर्मल एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया था आपने उनको एसेट मान करके डेबिट किया था, बट अगर आप शेयर फॉरफिट कर लोगे तो वो एसेट किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो अब वो एसेट अगर किसी काम का नहीं है तो सारे के सारे एसेट आपके क्या थे, डेबिट। और आपने उम्मीद रखा था कि आज नहीं कल तो मिलेगा, बट आपने जिनको जिनको आपने उम्मीद रखा था उनका शेयर ही वापस कर लिया। तो वो क्या बोलेंगे, जब तुम शेयर ही वापस कर लिया, अब हम तुम्हारे कंपनी के मेंबर ही नहीं है, तो ये कॉल्स इन अरियर भी हम नहीं देने वाले। तो कंपनी के लिए जो एसेट हुआ करते थे आफ्टर फॉरफीचर, अब ये एसेट कंपनी का नहीं है, तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो एसेट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू कॉल्स इन अरियर। ठीक है, और जो डिफरेंस अमाउंट है वो कहाँ डाल देंगे, शेयर फॉरफीचर में। ठीक है, अच्छा, अब जो कंपनी क्या करती है ना, ये जो 12,000 शेयर था इसको रीइशू किया 7 रुपया करके। तो जैसे ही 12,000 शेयर को रीइशू किया, मान लेते तो सी को रीइशू कर दिया, 12,000 शेयर किसको इशू कर दिया, मान लेते हैं सी को इशू कर दिया। तो जब सी को इशू कर दिया तो पैसा तो आएगा। अरे आप कंपनी 12,000 शेयर सी को दे दिया 7 रुपया करके, तो कंपनी को तो 12,000 करके पैसा तो मिल रहा है, 12,000 इंटू 7, तो कंपनी का बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ये आफ्टर इशू की एंट्री बता रहा हूं, आफ्टर इशूड बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना पैसा आएगा, 12,000 इंटू कितना रुपया करके इशू किया, 7 रुपया करके इशू किया, तो कितना एंट्री आया, 84,000। ठीक है, अब एक चीज देखना, कंपनी 10 रुपया का शेयर, सुनो ना, कंपनी 10 रुपया का शेयर कितना में इशू कर रहा है, 7 रुपया में इशू कर रहा है। इसका मतलब कंपनी को 12,000 इंटू 3 रुपया का लॉस हो रहा है। अरे भाई 10 रुपया का शेयर, याद करो ये 10 रुपया का शेयर, यही वाला शेयर तो फॉरफिट हो रहा है और यही वाला शेयर तो रीइश्यू हो रहा है। तो 10 का शेयर 7 में दिया तो कितने का डिस्काउंट दिया, 3 का दिया, तो कंपनी के लिए तो लॉस हो गया। अब सुनो, आपने गेन कमाया था किसके नाम पे, आपने जो गेन कमाया था, क्योंकि ये पैसा आपने मिस्टर ए से रिसीव किया था और ये पैसा आप दोबारा आप नहीं दोगे, तो आपने गेन किया था इस अमाउंट को। और जब आप रीइश्यू कर रहे हो तो आपको 3 रुपया करके क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो सेट ऑफ का रूल याद है, लॉस को किससे सेट ऑफ करोगे, गेन से। तो आपको कितने का गेन हुआ है, 60,000 का। और एट द टाइम ऑफ री इश्यू आपने 3 रुपया का डिस्काउंट दिया, तो वो तो आपके लिए नुकसान है। तो जो 3 रुपया का नुकसान हुआ उसको गेन से क्या करोगे, सेट ऑफ करोगे। सुनिए, आपका गेन है 60,000, अब इसमें से आपका 12,000 इंटू 3 रुपया, टोटल कितना नुकसान हो रहा है, 36,000 का नुकसान हो रहा है, 36,000 का नुकसान हो रहा है। आपके पास प्रॉफिट कितना है, आपके पास गेन कितना है, 60। 60 में से अगर 36 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 24,000, 24 या 14 बचेगा, 24। चलो 24 बचा। अब सुनो, जैसे ही आपने लॉस किया, सुनो ना, जैसे ही आपने लॉस को माइनस किया तो आपका तो ये कम हो जाएगा, फॉरफिचर अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो फॉरफिचर अमाउंट कम करने के लिए बढ़ेगा क्रेडिट से, कम करने के लिए डेबिट। तो अब आपको एंट्री क्या पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, देखो ना, शेयर शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, कितना, 12,000 इंटू 3 रुपया, कितना हो गया, 36,000 टू। अब आप री इशू कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप इशू कर रहे हो, तो इशू करने से कैपिटल बढ़ेगा ही। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो इसका एंट्री हो जाएगा 12,000 इंटू 10। देख लो एंट्री इसका।
तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। हाँ हाँ कर रहे हैं। लिख लिया? हेलो, लिख लिया? अब देखो, आप आपने गेन कितना किया था? आपने मिस्टर ए से 60,000 रुपया का गेन किया था, और आपने जब रीइश्यू किया तो 3 रुपया का रीइश्यू किया, सॉरी 3 रुपया का डिस्काउंट दिया, तो आपके लिए क्या हो गया? डिस्काउंट मतलब लॉस। तो 60,000 में से 36,000 का आपका डिस्काउंट हो गया, तो कितना पैसा बचा है? 24,000। देखो अब यहाँ पे एक रूल आ गया एएस का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक रूल आ गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि शेयर फॉर फीचर विल बी अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल बट नॉट बी सोन इन बैलेंस शीट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जो शेयर फॉर फीचर, आपने शेयर फॉर फीचर कितने अमाउंट का किया था? 60,000, जिसमें से 36,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो ये आपके लिए लॉस था। तो लॉस को गेन से क्या कर दिया? सेट ऑफ कर दिए। स्टिल 24,000 का शेयर फॉर फीचर आपका बचा हुआ है ना? ये जो 24,000 का शेयर फॉर फीचर है, ये आपके कैपिटल का पार्ट है। कैसे? आज नहीं कल, हेलो, आज नहीं कल जो शेयर फॉर फीचर है वो तो आपका कैपिटल का ही पार्ट था। ध्यान सुनना, अगर मिस्टर ए फेल नहीं करता, सुनो ध्यान से, अगर मिस्टर ए फेल नहीं करता तो ये 60,000 किसका पार्ट होता है? कैपिटल का पार्ट होता है। सिंस मिस्टर ए फेल हो गया तो अपने क्या किया? कैंसिल का एंट्री पास किए, तब जाके बेनिफिट आया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जो शेयर फॉर फ्यूचर है ना, एक्चुअल में ये कैपिटल का पार्ट है, बट आप इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। तो क्वेश्चन आ रहा है, अगर बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते तो कहां दिखाएंगे? तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कैपिटल रिजर्व का। क्या कॉन्सेप्ट है? जब भी कोई कंपनी एसेट बेचती है या लायबिलिटी को कैंसिल करती है और कंपनी को होता है बेनिफिट, जो बेनिफिट होता है उस बेनिफिट को दिखाते हैं हम कहां पे? कैपिटल रिजर्व में। तो 60,000 का बेनिफिट हुआ था, 36,000 का डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट मतलब लॉस हो गया, स्टिल 24,000 बचा है। अब ये 24,000 हम कहां दिखा देंगे? कैपिटल रिजर्व में दिखा देंगे। ठीक है ना? तो अब एंट्री पास करो। अब आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो, हेलो, आप शेयर फॉर फ्यूचर को ट्रांसफर कर रहे हो। तो जो आपने क्रिएट किया था, तो क्रिएट किया था क्रेडिट साइड से, ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, देखो ना, समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर। तो जब मैंने क्रिएट किया था तो क्रेडिट था, ट्रांसफर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। देखिए 60,000 का फॉर फ्यूचर था, जिसमें से 36,000 का क्या दे दिया था? डिस्काउंट। तो स्टिल शेयर फॉर फ्यूचर कितना बचा हुआ है? 24,000। अब ये 24,000 हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। 24,000। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आया ये वाला एंट्री? ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा था एमसीक्यू में, इंटर लेवल में पूछा था, पहले इंटर लेवल में भी तो एमसीक्यू आ गए। अब क्या शेयर फॉर फ्यूचर को बैलेंस शीट में शो करते हैं? नहीं। शेयर ये आपका किस स्टैंडर्ड लिखा है? AS1 में लिखा है। कहाँ पे लिखा है? AS1। ठीक है, मतलब इंड AS1 जो आपका इंडियन वाला है, इंड AS1 में लिखा है कि आप शेयर फॉर फ्यूचर को बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। ठीक है ना? और क्यों नहीं दिखा पाते? क्योंकि ये माना जाता है कि ये पार्ट ऑफ कैपिटल था, बट सिंस फेलियर हो गया, किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो अब आप जो भी बेनिफिट हुआ है उस बेनिफिट को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। अब इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आ गया कि जब भी कोई एसेट बेचते हैं या जब भी कोई लायबिलिटी को कैंसिल करते हैं, तो जो भी बेनिफिट होता है वो सारा का सारा बेनिफिट किसका पार्ट होता है? कैपिटल रिजर्व का पार्ट होता है। तो उसको जो भी शेयर फॉर फ्यूचर का रिमेनिंग बैलेंस है कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर। इस कॉन्सेप्ट से ये वाला एंट्री बना है कि क्रिएट किए थे तो क्रेडिट था,
ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व, हेलो भूमि, कैपिटल रिजर्व एसेट या लायबिलिटी है? एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा, कैपिटल रिजर्व एसेट या लायबिलिटी? हाँ, रिजर्व है ना, हर एक रिजर्व लायबिलिटी होता है, क्योंकि कंपनी को आज नहीं कल ये रिजर्व का पैसा किसको वापस करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को वापस करना पड़ेगा। ये रिजर्व लायबिलिटी है, दैट इज वाई क्रेडिट साइड है। और लायबिलिटी हमेशा कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो जो भी रिजर्व है ये आज नहीं तो कल ये पैसा कंपनी किसको देगी, अपने मालिक को देगी, अपने ओनर को देगी। दैट इज वाई रिजर्व क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। ये एंट्री समझ में आया, ट्रांसफर। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हाँ।